फ्रेंड्स, मैं निशा प्रजापत। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे करंट जीके और आज दिनांक है 2 सितंबर 2023। तो आज का करंट जीके पढ़ने के लिए सब लोग रेडी हो? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोंज, सी है सिल्वर, डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख डायमंड लीग में। नीरज चोपड़ा सेकंड स्थान पर रहे हैं और अपने फर्स्ट स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान पर है चेक गणराज्य के जेकब वोर्टलेज, जिनकी थ्रो है 85.86 मीटर। वो भाला फेंक प्रतियोगिता में फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। सेकंड पे है नीरज चोपड़ा और उनकी थ्रो है 85.71 मीटर। और तीसरे स्थान पर है जर्मनी के जूलियन वेबर, जिनकी थ्रो है 85.04 मीटर। और अमेरिका के यूजिन में होने वाले ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई किया है। चलो और इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा भारत में भाला फेंक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। और इनकी थ्रो है 85.71 मीटर। और फर्स्ट पे कौन रहे हैं? फर्स्ट पे अपने रहे हैं 85.86 मीटर, जिनकी थ्रो है वो है जेकब वोर्टलेज। अब देखो, नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ते हैं। यह लीग अमेरिका के यूजिन में संपन्न हुई है और इस लीग में पहले स्थान पर चेक गणराज्य के जेकब वोर्टलेज रहे हैं, जिनकी थ्रो है 85.86 मीटर। और इसके बाद है जर्मनी के रहने वाले जूलियन वेबर, इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं, जिनकी थ्रो है 85.04 मीटर। और देखो, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 27 अगस्त को नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। तो ये अपन ने नीरज चोपड़ा के बारे में देखा सारा, उनकी व्याख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले अपन नीरज चोपड़ा के पुरस्कार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कौन से पुरस्कार जीते हैं वो देखते हैं। पहला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, जो उन्होंने 2018 में जीता है। फिर दूसरा है विशिष्ट सेवा पदक, जो 2020 में जीता है। तीसरा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो 2021 में जीता है। और परम विशिष्ट सेवा पदक है वो 2022 में। और पद्म श्री है वो 2022 में जीता है। तो ये 5 पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने अचीव किए हैं। अब उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है जिसने आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है मेघालय, बी है त्रिपुरा, सी है नागालैंड, डी है मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागालैंड। नागालैंड है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और अपन नागालैंड के बारे में कुछ चीजें और भी जानते हैं। फोकनोन कोन्याक है वो अपनी नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है और वो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगी। और आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। आरबीआई ने नागालैंड में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस देश में शिक्षा में सुधार लाने के लिए $30 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? एडीबी ने किस देश में शिक्षा सुधार लाने के लिए $30 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है भूटान, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका, डी है चीन। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भूटान। अब भूटान के बारे में अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। भूटान में देखो, भूटान ने रूबेला के सफल
क्षेत्रफल उन्मूलन की घोषणा की है। अपन अभी भूटान के बारे में चर्चा करते हैं, भूटान में क्या क्या चीजें अभी हुई है। तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान प्रथम रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान प्रथम स्थान पर रहा है। और भूटान है वो विकसित देशों में पहले बाहर था, सबसे कम, अब सबसे कम से क्या हुआ है, बाहर आ गया है। पहले एकदम कम विकसित देशों में था वो, अब उसने क्या किया है, विकसित देशों में आने लग गया है। उन्होंने विकसित देशों से, मतलब कम विकसित देश था उसमें थोड़ा सा उसने उन्नति की है उन चीज़ों से, तो वो कम विकसित से बाहर निकल चुका है। तो सबसे कम विकसित देशों की सूची से भूटान बाहर हो गया है, अब वो सबसे कम विकसित देशों की सूची में नहीं काउंट होगा। इसके बाद है भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक योग का ब्रेल बनाया, ठीक है। और अपन ने पीछे जो अपना क्वेश्चन था एडीबी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एडीबी क्या है? एडीबी है अपना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एशिया डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक के बारे में है और उनकी मतलब स्थापना कब हुई है? स्थापना दिवस है इनका 19 दिसंबर 1966। और इनके मुख्यालय कहाँ है इस चीज़ का? मतलब एडीबी बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है। और इनके अध्यक्ष है इसके मत्सुगु असाकावा। मत्सुगु असाकावा, ये है इनके अध्यक्ष, एडीबी के अध्यक्ष है मत्सुगु असाकावा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में किसी स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है अमिताभ बच्चन को, बी है महेंद्र धोनी को, सी है सचिन तेंदुलकर को, डी है विराट कोहली को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये जो अपना जो ब्रांड है एम्बेसडर है वो किस किस को कहाँ नियुक्त किया गया है, वो चीज़ के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो पीवी सिंधु को है सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीवी सिंधु है उसको किसने बनाया है? सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने बनाया है। और संजीव कपूर को इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तीसरा है राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राफेल नडाल व इगा स्विएटेक इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं? राफेल नडाल व इगा स्विएटेक, ठीक है। ये है एम्बेसडर के बारे में 3 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं जिनको क्या बनाया गया है? अलग अलग कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? ये जो ब्रिज है, फ्लाईओवर ब्रिज है, उसका उद्घाटन है वो कब, मतलब कहाँ किया गया है, कौन से राज्य में है इसका उद्घाटन किया गया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है असम में किया गया है, बी है केरल में, सी है तमिलनाडु में, डी है त्रिपुरा में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा असम। असम में है वो आपका फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, अब देखो असम के बारे में पढ़ लेते हैं। असम में क्या क्या चीज़ें हैं वो वहाँ विकसित हुई है या फिर नई चीज़ों का उद्घाटन हुआ है, क्या उनकी थीम है, असम में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हाल ही में असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है। अब असम में है, असम की जो कैबिनेट है उन्होंने 4 जिले और बनाने का फैसला कर लिया है। असम में चौकुआ चावल को जीआई टैग मिला है, ये अपन ने क्वेश्चन में कल पढ़ा था। असम को चौकुआ चावल का जीआई टैग मिला है। डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी एयरपोर्ट है, जो कहाँ है? असम में। पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी एयरपोर्ट है, वो भी असम में है। और फिर दूसरी चीज़ है, असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर निषेध
लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अब असम की जो सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, उन पे निषेध लगा दिया है। ये चीज़ तो उन्होंने बहुत अच्छी की है। इससे पर्यावरण प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलेगी, वरना बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। असम सरकार ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में PIB पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए है NV रमना, बी है जया वर्मा सिन्हा, सी है गीतिका श्रीवास्तव, डी है मनीष देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? इनमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनीष देसाई। मनीष देसाई है वो सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक बने हैं। और ये कौन है भाई? जया वर्मा सिन्हा, ये अपन ने कल देखा था, ये किसकी बनी है? ये रेलवे बोर्ड अध्यक्ष बनी है। और गीतिका श्रीवास्तव है वो, ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी। बनी है। और मनीष देसाई है वो सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक बने हैं। और इससे पहले ये वरिष्ठ अध्यक्ष थे और उसके बाद उनको सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और इसके बारे में और चर्चा करते हैं अपन। मनीष देसाई भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो भारतीय सेवा सूचना के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और उन्हें अब क्या कर दिया है? PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और मनीष देसाई राजेश मल्होत्रा के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे महानिदेशक के रूप में राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया है? मनीष देसाई को। और इन्हें पत्र सूचना कार्यालय PIB का महानिदेशक बनाया गया। और इनका गठन कब हुआ भाई? इसका गठन हुआ 1919 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भारत सरकार की पहल, कार्यक्रम, नीतियों तथा उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों तथा क्वेश्चन नंबर 8, एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में किया है? तो इसके ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, बी एस जयशंकर, सी है रामनाथ कोविंद, डी है डॉक्टर रमन सिंह है। ठीक है, तो उससे पहले अपन एक चीज पर चर्चा करते हैं, एक देश एक चुनाव क्या है? इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसका अर्थ ये है कि एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाना। ठीक है, एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, इसका मतलब। अब बताओ किसने किया है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रामनाथ कोविंद इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं और ये अपने पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसके बारे में देखो डिटेल से चर्चा करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और संसद का विशेष सत्र केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को बुलाया है और इस विशेष सत्र में सरकार इस कमेटी पर बिल ला सकती है। ठीक है, ये इसके बारे में व्याख्या है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई पूरी क्षमता से कहां चालू की गई है? तो इसका ऑप्शन ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अब देखो इसके बारे में थोड़ी व्याख्या करते हैं।
देखो गुजरात के परमाणु ऊर्जा संयंत्र विद्युत काकरापार ऊर्जा संयंत्र है, जो इसकी कितनी मेगावाट क्षमता है, इसकी मेगावाट क्षमता है 700 मेगावाट क्षमता है, इसकी 700 मेगावाट क्षमता है। और ये यूनिट 3 में कार्य करेगा। यूनिट 3 में काकरा पार संयंत्र का विस्तार है, और जो यूनिट 3 है अपनी, वो तीसरी सबसे बड़ी इकाई है। और चौथी यूनिट कौन सी है? चौथी यूनिट है KAPP4। ये है अपनी चौथी यूनिट, जिसका मतलब क्या हो चुका है, निर्माण, या इसका निर्माण हो चुका है। और इसका जो शुरुआत होने की बात है वो आपकी मार्च 2024 में, इसके शुरुआत होने की बात कर रहे हैं, शुरुआत हो सकती है, मार्च 2024 में शुरुआत हो सकती है। और ये जो ऊर्जा संयंत्र है अपना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसको संचालित कौन करता है? इसको संचालित न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वो इसको संचालित करती है। ठीक है, इसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में 6वां राष्ट्रीय पोषण माह है, कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 3 से 28 सितंबर, बी है 1 से 30 सितंबर, सी है 2 से 29 सितंबर, डी ऑप्शन है 4 से 27 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 30 सितंबर। ठीक है, अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सशक्त भारत। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सशक्त भारत, साक्षर भारत, भारत और सुपोषित भारत। क्यों? पोषण के बारे में बता रहा है, इसलिए तीसरी थीम सुपोषित भारत हो जाएगी। ये तो है इसकी थीम। और इसका अब उद्देश्य, मतलब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है महिला और स्वास्थ्य, और जो बच्चों के बारे में है वो शिक्षा है, पोषण है, वो इसका बच्चे और शिक्षा, वो इसका कार्य है। अब देखो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। ये किसके लिए, मतलब किसके लिए कार्य किया जाएगा, या इसका कार्य क्या है? कार्य देखते हैं। इसका कार्य किया जाएगा, देखो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और किशोरियां, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, उनके लिए, उनके पोषण में सुधार लाने के लिए ये आपका कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये कब किया गया है? इसको मान्यता भारत में कब प्राप्त हुई? इसको मान्यता 1982 ईस्वी में इसको मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता इसको प्राप्त हुई है 1982 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और इसकी जो मतलब ये अपना राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो आपका 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि सितंबर माह के पहले सप्ताह को आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। देखो इससे पता चल रहा है सप्ताह है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, यानी सितंबर के प्रारंभिक सप्ताह में इसको मनाया जाता है। अब देखो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? एक क्वेश्चन और बनता है, बाल विकास मंत्री कौन है भाई? स्मृति जुबिन ईरानी। ये कौन है? ये है महिला, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री।
कौन बनी है? कौन बनी है? स्मृति जुबिन ईरानी बनी है। स्मृति जुबिन ईरानी, वो आपकी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री बनी है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर हो गया। अब इसके बारे में आपको सारी डिटेल बता दी है। आज अपन करते हैं इतने क्वेश्चन, तो कल भी आप करंट जीके में जुड़े रहिए। जीडी कैंपस पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।